नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। आज से संसद के मानसून सत्र के चौथे और अंतिम सप्ताह की शुरुआत हो रही है। आज दोनों ही सदनों में अहम विधेयक पेश किए जाने और विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। इनमें ट्राइब्यूनल सुधार, खनिज विकास और केरल राज्य के नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक शामिल हैं। ट्राइब्यूनल सुधार विधेयक के माध्यम से विभिन्न ट्राइब्यूनलों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कामकाज में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता लाने का प्रयास किया जाएगा। खनन और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक के माध्यम से खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन किए जाएंगे। वहीं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक भी लोकसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में आज केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 भी पेश होगा। इसके जरिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन कर राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव है। राज्यसभा में आज बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से प्रस्तावित इस विधेयक के माध्यम से बैंकरों की बही खातों से संबंधित साक्ष्य के लिए कानून बनाने और इसे आज के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाने का प्रस्ताव है। उच्च सदन में आज कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार होगा। इसके माध्यम से संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 और आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रस्ताव है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के बीच छात्रों ने आज विधानसभा घेराव का ऐलान किया। राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में छात्र रांची पहुंच चुके हैं और रात से ही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जमे हुए हैं। करीब 17 दिनों से जारी इस आंदोलन के बीच रविवार को झारखंड सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। राज्य सरकार ने छात्रों की कई अहम मांगों पर सहमति जताकर आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन छात्र भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक की सीबीआई से निष्पक्ष जांच के अलावा छात्र जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को भी रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार ने विवादित 13 प्रतियोगी परीक्षाओं में से केवल 3 को रद्द करने पर सहमति जताई है। विद्यार्थियों ने राजनीतिक दलों और जनता से जारी विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने की अपील की है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं करना चाहती। सरकार का उद्देश्य राज्य को बेहतर दिशा में आगे ले जाना है और छात्रों को शिकायत का मौका न मिले, यही उनकी कोशिश है। झारखंड में छात्रों के विधानसभा घेराव को लेकर बीजेपी का राज्य सरकार पर तीखा हमला। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झारखंड सरकार डरी हुई है और पूरी तरह से रक्षात्मक मुद्रा में आ गई है। बीजेपी नेता ने तंज कसा कि मुख्यमंत्री सीबीआई जांच की अनुशंसा करने के बजाय भटकाने वाले पैकेज की घोषणा कर रहे हैं। छात्रों के आंदोलन को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। विधानसभा परिसर के आसपास कंटीले तारों वाली बैरिकेडिंग की गई है। रांची में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि दंगा नियंत्रण वाहन और अन्य जिलों से अतिरिक्त जवान भी बुलाए गए हैं। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पोर्टर के 10,000वें ईवी ट्रक की शुरुआत करेंगे। ये कंपनी की सस्टेनेबिलिटी यात्रा में एक अहम पड़ाव है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली में आईसीएआर छात्रों की स्कॉलरशिप फेलोशिप को डीबीटी सिस्टम के जरिए बांटने के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ बातचीत करेंगे। इसका मकसद जल जीवन मिशन को जमीनी स्तर पर बेहतर ढंग से लागू करना और निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है। आज हरियाणा प्रोग्रेसिव एमएसएमई और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2026 का लॉन्च होगा। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा सरकार के कई मंत्री और गणमान्य लोग कार्यक्रम में शामिल रहेंगे।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 2024 में एक महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले में नए सिरे से जांच की घोषणा की। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सरकार ने यह फैसला मृत चिकित्सक की मां के अनुरोध पर लिया है, जो अब भाजपा के विधायक हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के आर्मी बेस अस्पताल में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के 1500 से अधिक पहलवानों ने सैनिकों और उनके परिवारों के लिए रक्तदान किया। आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दिग्गज पहलवान चंद्रहार पाटिल को उनके रिकॉर्ड संख्या में रक्तदान के लिए सम्मानित किया गया। भारत ने बोलीविया की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्षमता को मजबूत करने के लिए जीवन रक्षक और जरूरी दवाओं की 8 मीट्रिक टन की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत एकजुटता और साझा प्रगति के जरिए सहयोग बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। IRS अधिकारी राहुल नवीन का प्रवर्तन निदेशक के पद पर कार्यकाल 13 अगस्त 2027 तक बढ़ा दिया गया है। इसमें उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 31 जुलाई 2027 के बाद का सेवा विस्तार भी शामिल है। एयर इंडिया की उड़ान AI 2379 से जुड़ी घटना को गंभीर घटना माना गया है। 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही इस उड़ान के दौरान विमान अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गया। हालांकि कुछ ही देर में विमान संभल गया और दिल्ली में सुरक्षित उतरा। AIB की जांच के बीच DGCA ने दोनों पायलटों को उड़ान ड्यूटी से हटा दिया है। जांच पूरी होने के बाद DGCA आगे की कार्रवाई तय करेगा। दिल्ली मेट्रो ने पंक्चुअलिटी और विश्वसनीयता के मामले में हांगकांग मेट्रो, पेरिस मेट्रो और न्यूयॉर्क सबवे जैसी दुनिया की प्रतिष्ठित मेट्रो प्रणालियों को पीछे छोड़ते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल की। 2026 में DMRC ने 99.95% ट्रेन पंक्चुअलिटी दर्ज की है। 23 साल पहले महज 8.4 किलोमीटर और 6 स्टेशनों से शुरू हुआ दिल्ली मेट्रो का सफर आज 416.5 किलोमीटर और 303 स्टेशनों तक पहुंच चुका है। नेटवर्क और यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी के बावजूद DMRC ने अपनी परिचालन दक्षता और विश्वसनीयता को बरकरार रखा। सबसे व्यस्त कॉरिडोर पर ट्रेनों के बीच अंतराल अब घटकर सिर्फ 2 मिनट 18 सेकंड का रह गया है। NIA ने केरल के मलप्पुरम अवैध विस्फोटक मामले में एक और आरोपी हारिस टे को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़ गई है। हारिस को कल मलप्पुरम के मंजेरी से पकड़ा गया। जांच एजेंसी के मुताबिक वो विस्फोटकों की अवैध खरीद की साजिश में शामिल था। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने रविवार को उत्तरी कश्मीर के सोपोर में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। प्रतिबंधित जमात इस्लामी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ UAPA मामले की जांच के तहत 26 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। कार्रवाई का मकसद प्रतिबंधित संगठन से जुड़े लोगों, गतिविधियों और संभावित संपर्कों के बारे में सबूत जुटाना है। सुरक्षा बलों की टीमें कई इलाकों में तलाशी अभियान चला रही है। दिल्ली नगर निगम ने मॉडल टाउन स्थित नैनी झील के पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए 9.73 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के तहत कोरोनेशन पिलर सीवेज शोधन संयंत्र से सीवर का शोधित पानी झील में पहुंचाया जाएगा। देश में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। यह अभियान 17 अगस्त तक चलेगा। संस्कृति मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों पर गर्व के साथ तिरंगा फहराने और इस अभियान में भाग लेने की अपील की है। अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर www.harghartiranga.com वेबसाइट पर अपलोड करके इस अभियान का हिस्सा आप बन सकते हैं। साथ ही सही बोल के साथ राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन का भी वीडियो इस वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। भारत में E20 पेट्रोल के उपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन सामने आया है, जिसमें पाया गया है कि E10 प्रमाणित वाहनों में E20 ईंधन का उपयोग करने से प्रदर्शन या इंजन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। मौसम विभाग ने आज 5 पहाड़ी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और साथ ही अनुमान जताया है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश का दौर जारी रह सकता है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर मलबा आने से अवरुद्ध हो गए हैं। वहीं राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है।
श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अमरनाथ यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अगले कुछ दिनों तक खराब मौसम की वजह से पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों पर अमरनाथ यात्रा स्थगित रहेगी। रास्तों की हालत और भारत मौसम विज्ञान विभाग की भविष्यवाणी को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। रामबन जिले और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और खराब मौसम के कारण एहतियात के तौर पर कल जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा का कोई नया काफिला रवाना नहीं होने दिया गया। इस बीच 1202 तीर्थयात्रियों का 28वां जत्था जिसने पवित्र गुफा के दर्शन कर लिए थे और बालटाल बेस कैंप में रुका हुआ था, उसे 44 गाड़ियों के काफिले में जम्मू की ओर जाने की इजाजत दी गई। आईएमडी के मुताबिक ओडिशा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश की पूरी संभावना है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और कई जिलों में निचले इलाकों में जल जमाव हो गया है। बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा और जाजपुर जिलों के कई क्षेत्र जलमग्न, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। केरलम में लगातार तीसरे दिन भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी है। 14 में से 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। अब तक बाढ़ से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 10 जिलों में बाढ़ का असर है, जहां करीब 1,37,590 लोग प्रभावित हुए हैं। गोलाघाट, शिवसागर, होजई, दरांग, लखीमपुर, जोरहाट, कार्बी आंगलोंग, चराइदेव, नागांव और विश्वनाथ सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, जिससे कुल 28 राजस्व सर्किल और 456 गांव प्रभावित हुए हैं। गोलाघाट सबसे ज्यादा प्रभावित। प्रशासन ने प्रभावित लोगों के लिए 125 राहत शिविर और वितरण केंद्र बनाए हैं, जहां करीब 8,000 लोगों ने शरण ले रखी है। सबसे ज्यादा लोग शिवसागर में राहत शिविरों में हैं, जहां 4,500 से ज्यादा लोगों को आश्रय दिया गया। आज विश्व शेर दिवस है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य शेरों की घटती आबादी, उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। दुनिया भर में 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। ऊर्जा से जुड़ी आपूर्ति और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों के खिलाफ बायोफ्यूल एक कारगर विकल्प बनकर उभरा है। बायोफ्यूल उत्पादन से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के अलावा स्वच्छता में भी बड़ी मदद मिलती है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। देश भर के शिव मंदिरों में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के जलाभिषेक और पूजन अर्चन के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, हरिद्वार समेत देश भर के प्रमुख शिवालयों में भक्तों की लंबी कतारें नजर आ रही है। मंदिर परिसरों में वैदिक मंत्रोच्चार, घंटियों की गूंज और ओम नमः शिवाय और साथ ही हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि AI और बायोटेक्नोलॉजी आधारित अगली औद्योगिक क्रांति में भारत अहम भूमिका निभाएगा। बायो3, क्वांटम और इंडिया AI मिशन से देश तकनीकी क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत की स्पेस इकोनॉमी करीब $9 अरब की हो चुकी है और अगले 8 से 9 वर्षों में इसके 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.25 करोड़ से अधिक मकानों को दी मंजूरी, जिनमें से 1 करोड़ से अधिक मकान पूरे कर लाभार्थियों को देश भर में सौंपे जा चुके हैं। सरकार ने कहा कि पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए 2.09 लाख मकानों को मंजूरी दी गई। वहीं करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं के नाम या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्र सरकार ने कर्नाटक में एससी छात्रों की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 3 साल में 1178.20 करोड़ रुपए जारी किए। सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने बताया कि ये स्कॉलरशिप राशि 2023-24 से 2025-26 के बीच डीबीटी के जरिए जारी की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू की मौजूदगी में 4 नई सीधी विमान सेवाओं की शुरुआत की। इन 4 विमान सेवाओं में भोपाल से पटना, रीवा से कोलकाता, जबलपुर से कोलकाता और भोपाल से रीवा के बीच सीधी उड़ानें शामिल हैं। भारत चीन पर निर्भरता घटाने के लिए पॉलीसिलिकॉन उत्पादन को बढ़ावा देने वाली नई पीएलआई योजना लाने की कर रहा है तैयारी। प्रस्तावित योजना से 10 गीगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता को मिल सकता है समर्थन। इसका लक्ष्य घरेलू सौर विनिर्माण और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। महाराष्ट्र में 11 अगस्त से गाय और भैंस के दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाएंगे। दूध उत्पादक और प्रसंस्करण संघ ने बढ़ती खरीद और परिचालन लागत के चलते कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने कंटेंट मॉडरेशन में स्थानीय भाषाओं और संस्कृति की बेहतर समझ, CSAM पर सख्त कार्रवाई और डीप फेक की पहचान में ह्यूमन रिव्यू की जरूरत पर जोर दिया है। मेटा को भारत में अपनी ग्लोबल नीतियों के साथ साथ भारतीय कानूनों और नियमों का भी करना होगा पालन। मारुति सुजुकी के चेयरमैन RC भार्गव ने कहा कि भारतीय कार इंडस्ट्री का आकार वित्त वर्ष 2030-31 तक बढ़कर 61 से 63 लाख यूनिट होने का अनुमान है। RC भार्गव ने आगे कहा कि छोटी कारों की मांग में भी तेजी आने की उम्मीद है। मारुति ने 2025-26 में 24.22 लाख वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है। सऊदी अरब और हुतियों के बीच टकराव फिर हुआ तेज। यमन के हुतियों ने लाल सागर के रणनीतिक बंदरगाह मोखा पर मिसाइल और ड्रोन से किया हमला। हमले में 7 की मौत, 15 हुए घायल। हमले में बंदरगाह की इमारतों और अन्य सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा। हुतियों ने दक्षिण पश्चिमी सऊदी अरब में एक तेल प्रतिष्ठान को भी बनाया निशाना। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा के लिए ट्रंप की शांति योजना को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमास के पूरी तरह हथियार छोड़ने तक इजरायली सेना पीछे नहीं हटेगी। वहीं हमास के वरिष्ठ नेता बासेम नईम ने कहा है कि संगठन कायरा में मध्यस्थों के साथ तय रोड मैप पर कायम है। उन्होंने अमेरिका और मध्यस्थों से नेतन्याहू सरकार पर समझौते को लागू करने का दबाव बनाने की अपील की। गाजा के फिलिस्तीनियों ने ट्रंप की गाजा योजना को नेतन्याहू द्वारा खारिज किए जाने पर निराशा जताई। उनका आरोप है कि नेतन्याहू गाजा में शांति से ज्यादा आगामी चुनाव पर ध्यान दे रहे हैं। इस बीच गाजा में इजरायली हमलों में कमी आई है, जबकि हमास ने मध्यस्थों के साथ तय रोड मैप पर कायम रहने की बात कही है। सीरिया और रूस ने 18 महीने की बातचीत के बाद टाटस और हमीमीम में रूसी ठिकानों के भविष्य को लेकर समझौता किया। इसके तहत सीरिया हमीमीम एयरबेस और टाटस बंदरगाह की नागरिक सुविधाओं का नियंत्रण अपने हाथ में लेगा। वहीं रूसी सैन्य सुविधाओं को दोनों देशों के संयुक्त प्रशिक्षण और योग्यता केंद्रों में बदला जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक नई व्यवस्था को अगले 3 महीनों में लागू कर दिया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी ने पूर्व IRGC कमांडर मोहसिन रेजाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी विल शाफ को नया व्हाइट हाउस वकील नियुक्त किया है। शाफ 1 सितंबर से राष्ट्रपति के असिस्टेंट का पद भी संभालेंगे।
स्पेन के सेउटा में माइग्रेशन संकट के समाधान की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और यूरोपीय संस्थाओं से तत्काल कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सेउटा अकेले बढ़ते प्रवासी दबाव का सामना नहीं कर सकता। अधिकारियों के मुताबिक सैकड़ों नाबालिग प्रवासी अब भी सेउटा में मौजूद हैं। स्पेन के कैस्टेलॉन में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स और मिलिट्री इमरजेंसी यूनिट के जवान जुटे। आग के चलते कैटी शहर से करीब 700 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। अधिकारियों के मुताबिक आग में 684 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जल चुकी है। धुएं के कारण लोगों को एहतियातन हटाया गया और किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है। ब्रिटिश कोलंबिया के समरलैंड के पास जंगल की आग तेजी से फैल रही है। आग के चलते पिचलैंड के लोगों को इलाके से बाहर निकलने का आदेश दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक बाल्ड रेंज आग के कारण 20,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। ब्रिटिश कोलंबिया में जंगल की आग को देखते हुए आपातकाल घोषित किया गया। फ्रांस के सेंट जेंडी इलाके में लगी जंगल की आग पर फायर फाइटर्स ने पाया काबू। आग में करीब 3 हेक्टेयर जमीन जली। वहीं नई हीट वेव की आशंका के चलते इलाके में आग का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को बोर्डो में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। चीन के पूर्वी तट पर इस साल का सबसे शक्तिशाली टाइफून डॉल्फिन ने दी दस्तक। इसके साथ तेज हवाओं और भारी बारिश का दौर भी हुआ शुरू। टाइफून के चलते झेजियांग, शंघाई और आसपास के इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक कुछ क्षेत्रों में 500 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पदक विजेता खिलाड़ियों और भारतीय दल के सदस्यों से की मुलाकात। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और उनकी उपलब्धियों की सराहना की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा की। उन्होंने खिलाड़ियों से गेम्स के दौरान उनके अनुभवों को सुना और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। भारतीय टीम ने कोलंबो में खेले गए वार्म अप मैच में श्रीलंका 11 को 6 विकेट से हरा दिया है। दूसरी पारी में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। 207 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत को 6 गेंदों में 16 रन चाहिए थे। मोहम्मद सिराज ने शुरुआती 3 गेंदों में 3 छक्के लगाकर मैच जिता दिया। श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में बड़ा बदलाव किया गया है। मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान को चोटिल साई सुदर्शन की जगह टीम में शामिल किया गया है। साई सुदर्शन को पिछले महीने भारत ए के दौरे के दौरान पैर के अंगूठे में चोट लगी थी। सरफराज खान ने आखिरी टेस्ट मुकाबला 2024 में मुंबई के न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। ब्राजील में होने वाले 2027 महिला फुटबॉल विश्व कप के लिए अल्जीरिया, मोरक्को, कैमरून और मलावी ने क्वालिफाई कर लिया है। अल्जीरिया ने 10 आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर विश्व कप का टिकट कटाया। मेजबान मोरक्को ने दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और विश्व कप का टिकट हासिल किया। मोरक्को की जीत में सकीना और हनाने एल हाज ने गोल किए। कैमरून ने एक रोमांचक मुकाबले में नाइजीरिया को 1-0 से हराया। मैच का एकमात्र गोल 19 वर्षीय मारियम नियाजू ने करीब 30 गज की दूरी से शानदार फ्री किक पर किया। विश्व रैंकिंग में 153वें स्थान पर काबिज मलावी ने टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए घाना को 2-1 से मात दी। मलावी ने पहली बार महिला विश्व कप में अपनी जगह बनाई है। दक्षिण कोरिया के सियोल में खेले गए प्री सीजन फ्रेंडली मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी ने एटलेटिको मैड्रिड को 3-1 से हरा दिया। मुकाबले में पिछड़ने के बाद सिटी ने शानदार वापसी की और दूसरे हाफ में 3 गोल दागकर जीत अपने नाम की। घरेलू मैदान पर खेल रहे लिवरपूल को प्रीसीजन फ्रेंडली मुकाबले में मोनाको के हाथ हार का सामना करना पड़ा। मोनाको ने लिवरपूल को 3-2 से हराने में सफलता पाई।
चेल्सी का एशिया प्री सीजन दौरा जोहोर दारुल ताजिम के खिलाफ 3-3 के ड्रॉ के साथ हुआ खत्म। नए मैनेजर जाबी अलोंसो के नेतृत्व में खेले गए इस मुकाबले में स्ट्राइकर लियाम डेलाप ने शानदार प्रदर्शन कर 2 गोल किए। चैंपियंस लीग चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन ने फ्रांस के डिफेंडर लुकास डिग्रे को एस्टन विला से दोबारा अपने साथ जोड़ लिया है। डिग्रे ने क्लब के साथ 2029 तक का करार किया है। दुनिया की नंबर 4 खिलाड़ी कोको गॉफ ने कनाडा ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। गॉफ ने क्वालिफायर एलिना कोर्नेवा को सीधे सेटों में 6-3, 6-1 से हराने में सफलता पाई। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।